बिहार में आज से जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई। 2 चरणों में हो रही इस जनगणना में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास की सही रूपरेखा तैयार होगी। तो वहीं कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। बिहार में शनिवार से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की गिनती कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। जातीय जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की गिनती, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती होनी है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को जनगणना काम में लगाया गया है, जो बिहार के करीब 14 करोड़ लोगों की जाति की गणना करेंगे। जातिगत जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिहार सरकार जातिगत जनगणना क्यों करा रही है, क्यों कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। जाति के आधार पर ही वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। केंद्र सरकार हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही है, जबकि केंद्र के रवैये से निराश बिहार सरकार ने अब खुद गणना कराने का फैसला किया। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई है। कहा कि एक-एक चीजों को देखा जा रहा है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा। तो भी देख करके हमने बता दिया कि एक एक बात ठीक से नोट देखा, अच्छा से नोट कर रहा। हमने कहा कि ठीक से सब चीज नोट करिए। और कोई आदमी यहाँ है, अब मान लीजिए उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो भी करिए। कि राज्य के बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो सबका नंबर ठीक से अच्छा न रहेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, इसकी भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया गरौर प्रखंड से। यहाँ भी एक घर में जाकर के आप लोगों ने देखा कैसे? हाँ, नहीं वो सब काम हो रहा, सब चीज हो रहा है। जातीय जनगणना पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर समाज में जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। कास्ट सेंसस से क्या फायदा मिलेगा, ये भी सरकार से पूछा है। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर भले सियासत कर रहा हो, लेकिन बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस पूरा करने का टारगेट मई 2023 तक रखा है। पहले फरवरी तक का ही लक्ष्य था, लेकिन देरी होने के चलते कास्ट सेंसस का टारगेट मई महीने तक बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ वैशाली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जहां जातीय जनगणना की वैधता और उपयोगिता पर सवाल खड़े किए, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता इसे बिहार से देश को एक नया रास्ता दिखाने की पहल मान रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं, और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहे हैं। लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है, जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा। जब उन्होंने 001/01 घर की शुरुआत अपने सामने मकान का संख्या दे के शुरुआत करा दी है, और आज पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया, और जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई, जाति आधारित गणना। और बिहार यहाँ से फिर से देश को संदेश देगा
कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना हो। भाजपा की कभी ये मानसिकता नहीं रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि जो योजनाएं सरकारी योजनाएं बनाए वो सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। तो बिहार में हो रही जातिगत जनगणना के मायने समझिए। दरअसल नीतीश सरकार ने दो बार विधानमंडल में इसका प्रस्ताव पारित किया। बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की मांग पर केंद्र ने इनकार किया था। इसके बाद बिहार सरकार खुद के खर्चे पर कास्ट सेंसस करवा रही है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना इस वर्ग के लिए खतरा बताया जा रहा है। जाति के अलावा लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा, ऐसा भी दावा हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां बनी। क्षेत्रीय पार्टियों की पैनी नजर ओबीसी वोट बैंक पर रहती है और यही क्षेत्रीय पार्टियां अब जातीय जनगणना के लिए जोर लगा रही हैं। बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित जनगणना के लिए लामबंद हुई हैं और बिहार में कास्ट सेंसस से नफा नुकसान तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कर्नाटक की जाति आधारित जनगणना के मॉडल को समझना जरूरी है। तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने अपने खर्च पर कास्ट सेंसस कराया। 2014-15 में कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना कराई गई। सामाजिक बदलाव का सिद्धारमैया का प्लान फेल हो गया। कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई और जिन सीटों पर कांग्रेस 2013 में जीती थी उनमें 1/3 सीटों पर हार मिली। सिद्धारमैया ने रिपोर्ट के आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और यात्रा के तीसरे दिन वो वैशाली पहुंचे, जहां लोगों से उनका सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री को अपने करीब देखकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए और इस दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया और उनके करीब जाकर अपनी समस्याएं भी सुनाई। बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसी कड़ाके की सर्दी में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान भी निकाला जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली के गोरोल प्रखंड के कटरमाला पंचायत के हरसेर और भगवानपुर के हुसैना खुर्द गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। समाधान यात्रा के दौरान आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीएम के साथ लोगों के बीच दिखे। तो इसीलिए तो हम चले ही हैं कि जरा जाएंगे कहीं तो देखेंगे कि वहां की स्थिति क्या है और जो भी काम किया गया है अगल बगल में उसमें कोई कमी है तो लोग बताएंगे। तो इसी के लिए तो हम घूम ही रहे हैं, तो जान जाते हैं और तुरंत अधिकारीगण साथ रहते हैं। समाधान यात्रा पर निकले सीएम को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ठंड की परवाह किए बिना लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने या फिर उनकी झलक पाने के लिए उत्सुक दिखे। समाधान यात्रा के दौरान सीएम के साथ उच्च अधिकारियों का पूरा दल चल रहा है। मुख्यमंत्री घूम घूम कर समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान ऑन द स्पॉट किया जा रहा है और लोगों की समस्या सुन रहे हैं और बहुत सारा काम जो जमीन पे उतरा है वो भी एक फीडबैक मिल रहा है। प्रशासन के सारे लोग हैं, बहुत कुछ ऑन स्पॉट डिसीजन हो रहा है। समाधान यात्रा के वैशाली पड़ाव के दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा वैशाली जिले के अलग अलग दलों के विधायक भी इस यात्रा का हिस्सा बने। कोशिश है कि जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी की। बिल्कुल विकास हुआ है और जो भी विकास तो निरंतर होते रहना चाहिए, विकास करके रुकता नहीं है। समाधान यात्रा से नए साल की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच उतर चुके हैं। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के निदान की इस पहल का शुरुआती रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस यात्रा का सियासी लाभ सरकार को किस रूप में मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मायनों को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा में विकास की समीक्षा कर रहे हैं। समाधान यात्रा के जरिए नीतीश विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच जाकर काम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अधूरे कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है और लोगों के फीडबैक पर नई योजनाओं की प्लानिंग पर मंथन भी हो रहा है। यह समझिए कि 16 दिन में 18 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और योजनाओं पर काम किस गति से चल रहा है इसकी पड़ताल सीएम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत हो रही है
और बातचीत के बाद मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। 5 जनवरी से शुरू हुई नीतीश की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। तभी मुख्यमंत्री ने जब यह कह दिया कि वे भारत भ्रमण पर निकलेंगे तो फिर शुरू हुई बयानों की बौछार। पहले जगदानंद ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अब जवाब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आया है। कुशवाहा कहते हैं आशीर्वाद तो जनता देती है, तो इन सब के बीच बीजेपी महागठबंधन पर तंज कस रही है। लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से ही कोई आगे बढ़ता है, तो इसकी वजह भी है। शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब नीतीश के भारत भ्रमण यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो जगदा बाबू ने कहा नीतीश को लालू जी का आशीर्वाद हासिल है, वो देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। लालू जी आशीर्वाद दे चुके हैं और लालू जी का आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है। उनके हृदय से निकली आवाज साबित होता है कि यह एक ऐसे कर्मठ नेता का आशीर्वाद है। वो तो बहुत पहले भी दही का टीका लगा चुके हैं। जगदानंद सिंह को ही अब उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। कहा कोई भी पद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, जनता के आशीर्वाद से ही। हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई नहीं। किसी व्यक्ति के कहने से देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जगदा बाबू के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा के पलटवार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है। कहते हैं जेडीयू आरजेडी आपस में क्या कर रहे हैं ये तो जनता ही जाने, लेकिन जायसवाल अभी से 2025 में बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम जरा अफसोस है कि एनडीए गठबंधन को जनता ने वोट दिया था। आज एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कुल मिलाकर बिहार की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अभी ताजा बयान मुख्यमंत्री ने भारत भ्रमण को लेकर दिया है, जिस पर बेहद तेज सियासत हो रही है। मामला चाहे जो हो, 25 से पहले 24 की लड़ाई अभी से ही रोचक हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर जारी सियासत को समझिए। दरअसल नीतीश ने समाधान यात्रा के बाद भारत भ्रमण पर निकलने की बात कही और इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई। जगदानंद सिंह ने नीतीश पर लालू के आशीर्वाद की बात कही थी। जगदानंद सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। लालू नहीं, जनता का आशीर्वाद मिलने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही। समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार देश भर के विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और महागठबंधन की सरकार में बयानों के तीर चल रहे हैं। आरजेडी को जवाब जेडीयू के नेता दे रहे हैं। बीजेपी महागठबंधन सरकार को लेकर निशाना साध रही है और अपने अपने तर्क से नेता एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, चाईबासा की बात करेंगे, जहां विजय संकल्प रैली के बहाने गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला और साथ ही मिशन 2024 का जोर शोर से आगाज कर दिया। आदरणीय श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा वक्त है, पर गृह मंत्री अमित शाह अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गए हैं। लंबे समय बाद विजय संकल्प रैली के बहाने उन्होंने चाईबासा की धरती पर कदम रखा तो मिशन 14 का आगाज करने के उन्होंने अपने इरादे और दावे कोल्हान की जनता के सामने जाहिर कर दिया और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा?
गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही मंच संभाला, सबसे पहला करारा वार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार जनता की उम्मीदें पूरी कर पाने में फेल साबित हुई है। अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक 1932 के खतियान को लेकर बीजेपी पर वार करते रहे हैं, पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री के उसी वार पर पलटवार करते हुए कह दिया कि 1932 का खतियान लागू हुआ तो कोल्हान के बाशिंदे उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कोल्हान में 1964 में सर्वे हुआ था। खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई। चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह की विजय संकल्प रैली ने कोल्हान के बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश तो भरा ही, खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन की राजनीति करने वाली जेएमएम और कांग्रेस की नीतियों पर नए सिरे से सवाल उठा दिए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो अमित शाह के मिशन झारखंड के मायने को जरा समझिए। दरअसल बीजेपी की ओर से झारखंड में मिशन 2024 की शुरुआत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में रैली कर हुंकार भरी। अमित शाह के दौरे से बीजेपी में बेहद उत्साह है और अमित शाह के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है। 2024 से पहले शाह की हुंकार से पार्टी में नई जान आएगी और समझने वाली बात है कि 2019 में झारखंड में भी बीजेपी को 11 सीटें मिली थीं। सहयोगी पार्टी आजसू लोकसभा की एक सीट पर विजयी हुई थी। 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। हालांकि हारी हुई दोनों सीटें चाईबासा की सिंहभूम और राजमहल थी। ऐसे में अमित शाह ने चाईबासा से 24 की हुंकार भर दी है। झारखंड सरकार वकीलों को पेंशन और रोड एक्सीडेंट बीमा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता संवाद के दौरान वकीलों की कई मांगें मान ली हैं, लेकिन कोर्ट फीस वापस लेने की मांग अधूरी रही। झारखंड में वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन का असर हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों के कल्याण से जुड़ी कई मांगों को हरी झंडी भी दे दी। अब झारखंड सरकार ट्रस्टी कमेटी के बराबर वकीलों को भी पेंशन देगी। यही नहीं, वकीलों का 5 लाख रुपए का सड़क दुर्घटना बीमा भी होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सहमति बन गई है। यही नहीं, झारखंड के सभी 24 जिलों में मॉडल बार बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वकीलों के बच्चों की शिक्षा में मदद करने का भी आश्वासन दिया है। पर कोर्ट फीस वापस लेने की मांग पर सरकार ने फिलहाल विचार करने की ही बात कही है। 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस हर अधिवक्ता और उसके परिवार को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही उदार हृदय दिखाते हुए सबके लिए सामने ये घोषणा की आज। और 5 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल क्लेम अगर जो होता है, जो एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा उसको। तो ये 3 चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है जिसका पूरा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। दरअसल कोर्ट फीस में वृद्धि रोकने और कोर्ट फीस संशोधन बिल वापस लेने के साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जैसी मांगों को लेकर झारखंड के हजारों वकील पिछले कुछ दिनों से आंदोलन पर उतारू थे। इसके चलते राज्य भर के कोर्ट में कामकाज पर बुरा असर पड़ा था। आखिरकार आंदोलनकारी वकीलों की आवाज सरकार तक पहुंची और सीएम हाउस में हुए अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगों को हरी झंडी दे दी।
माननीय मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और उसे गंभीरता से लेते हुए जो इनकी पेंशन योजना है, इनके दुर्घटना और डेथ क्लेम का जो मामला है, उन सब पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। झारखंड सरकार के वकीलों की कई मांगें तो मंजूर कर ली गई, पर कोर्ट फीस वापस लेने की मांग को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वकीलों के कई संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो वकीलों पर झारखंड सरकार के मेहरबान होने के मायने को समझिए। पिछले कई दिन से चल रहे आंदोलन का ये असर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता संवाद के दौरान वकीलों की कई मांगें मान ली हैं। झारखंड सरकार वकीलों को पेंशन और रोड एक्सीडेंट का बीमा देगी। वकीलों के कल्याण से जुड़ी कई मांगों को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन कोर्ट फीस वापस लेने की मांग को सरकार ने नहीं माना। समझने वाली बात यह है कि कोर्ट फीस में वृद्धि रोकने, कोर्ट फीस संशोधन बिल वापस लेने की लंबी मांग थी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग वकीलों की जारी थी। झारखंड के हजारों वकील कई दिनों से आंदोलन पर उतारू थे और इसके चलते राज्य भर के कोर्ट में कामकाज पर बुरा असर पड़ा था। लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार ने वकीलों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए इस वक्त की